नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लेने वाले हैं गुप्त काल को, साथ ही हर्षकालीन भारत को, चोल साम्राज्य को और विजयनगर साम्राज्य को। इन चारों से हम प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग 100 प्रश्न रहेंगे और मान के चलिए आप जब वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कितने बढ़िया प्रश्न हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, साथ ही प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रीट की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाइएगा। साथ ही छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं कह रही, सिर्फ 2 अपने मित्रों को चैनल के साथ जोड़ें। इतनी सी गुजारिश है आपसे, किसी प्रकार के पैसे की गुजारिश नहीं हो रही है। ठीक है, और पीडीएफ जो होगी आगे से आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप क्या करिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो जो अपलोड की जाती है उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, लगभग सबको मालूम ही है। वहाँ पर आपको उस वीडियो की पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ने शुरू करते हैं हम 100 प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस शैली की बात हो रही है? शैली की बात हो रही है तो शैली आती है उत्तर भारत की नागर शैली। गुप्त काल में उत्तर भारत की शैली, या आज भी हम देखें तो उत्तर भारत की शैली कौन सी है? नागर शैली है। तो देखिए नागर शैली, फिर है आपके दरवेश शैली, बेसर शैली, ये तीनों शैलियां हैं जिसके अंतर्गत जो नागर शैली के मंदिर हैं ये उत्तर भारत के मंदिर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, और इन दोनों का जो मिक्सअप है वो बेसर शैली में है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ने से पहले, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले देखिए, कोई भी आप वीडियो देखिए अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं उसमें वीडियो में जो आपको बताई जाती हैं, और मान के चलिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सभी फेमस मंदिर हैं। किस काल को प्रदर्शित करते हैं? तो गुप्त काल को प्रदर्शित करते हैं। किस काल को प्रदर्शित करते हैं? गुप्त काल को प्रदर्शित करते हैं ये सभी मंदिर। और अगर आप किसी भी बड़ी परीक्षा में आप गुप्त काल का ये प्रश्न, ये जो है इनमें से कोई ना कोई आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? देखिए मूर्तियां बनाई जाती थी गुप्त काल में धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। और प्रमुख केंद्रों की बात करें तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये तीनों जगह फेमस थी मूर्ति कला के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किन गुफाओं में प्राप्त हुए हैं? गुप्त चित्रकला के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं अजंता और बाघ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। अजंता की बात करें तो अजंता में 2-3 चित्र काफ़ी फेमस है, उन्हीं पर प्रश्न आप आगे आपको मिलेंगे। बाघ की गुफा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और बाघ के जो भित्ति चित्र हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरनासन राजकुमारी का चित्र कहाँ पर है? अजंता में। और अजंता की किस गुफा में है? संख्या कौन सी है? गुफा की संख्या 16। एक गुफा नहीं है अजंता की, अजंता की बहुत सी गुफाएं हैं। और मरनासन राजकुमारी का जो चित्र प्राप्त होता है ये किस काल का है? ये गुप्त काल का चित्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया? किस को कहा गया? तो गुफा संख्या जो 17 है इसे चित्रशाला कहा गया, और ये गुफा भी गुप्त काल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगोमिन ने किसकी रचना की? चंद्रगोमिन ने रचना की है चंद्र व्याकरण की। और अगर आप बात करें ईश्वर कृष्ण की, ईश्वर कृष्ण ने किसकी रचना की है? ईश्वर कृष्ण ने प्रसिद्ध ग्रंथ सांख्य कारिका की रचना की है, सांख्य कारिका की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज और, अगर आपसे प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि गुप्त काल में किस साहित्य का बाहुल्य रहा,
तो लौकिक साहित्य का बाहुल्य रहा, लिख देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर किन स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ? तो मनुस्मृति सबसे बड़ी जो है मेन मानी जाती है, और इसी के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य स्मृतियां जो हैं इनमें कानून का संकलन हुआ, लिखा गया कानून को। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शीलभद्र रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नालंदा की तो किसने इसकी स्थापना की नालंदा की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। 10 गीतिकी सूत्र, आष्टिक शतक ग्रंथों के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट हैं। ठीक है, देखिए इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से कलरफुल किया था, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से कलर तो सारे उड़ गए हैं। ठीक है, अब इसलिए सीधा ही बना रही हूँ वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमक और पोलिश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा, एक चीज़ और, 10 गीतिकी सूत्र और आष्टिक जो शतक ग्रंथ है इनकी बात कर लें थोड़ी सी। जो ये ग्रंथ हैं इनमें इन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने, कि जो पृथ्वी है वो कैसी गोल है। ठीक है, और पृथ्वी की जो धुरी है, पृथ्वी जो है अपनी घूरी और के बारे में बताया कि उस पर घूमती है, और जो घूर्णन का सिद्धांत दिया है आर्यभट्ट ने वो इन दोनों ग्रंथों में ही दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें रोमक और पोलिश के सिद्धांत की, इसका प्रतिपादन वराहमिहिर ने किया, और इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय और जो यूनानी ज्योतिष था उन दोनों को का समन्वय कर दिया, और फिर ये सिद्धांत जो है वो दिया। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता व वृहत जातक के लेखक कौन हैं? कौन है भाई? वराहमिहिर हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि मैडम जी 1 लाइनर की बजाय आप क्या करें, 4 विकल्प दें। ठीक है, कई विद्यार्थियों ने कहा है। तो देखिए आरबीएससी के जो प्रश्न चलेंगे ये आपके 1 लाइनर ही चलेंगे, आगे जो हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और कि जैसे ही हमारी आरबीएससी 12th क्लास की 7 लेसन है, 2nd चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे जो हैं 5 लेसन और रह जाएंगे हिस्ट्री के। वो जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं हम क्या करेंगे, रीड की जो है टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और मान के चलिएगा वो टेस्ट सीरीज आप देखिएगा, इतने बढ़िया प्रश्न जो हैं आपको मिलेंगे और पैटर्न के आधार पर मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी पूरा पैटर्न होगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन, मेथड्स के क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन, वो आपको सभी जो है इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपके जो साइकोलॉजी है उसके भी हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे रेगुलर, जब तक एग्ज़ाम हमारा रीट का हो नहीं जाता। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया प्रश्न होंगे उनमें, तो आप वो सारी टेस्ट सीरीज लगाइएगा 60 प्रश्नों की। ठीक है, और वो जो टेस्ट सीरीज है जैसे ही हमारी आरबीएससी की बुक कंप्लीट होती है हम करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक के लेखक वराहमिहिर हैं, और वराहमिहिर ने क्या किया कि वर्गमूल और जो घनमूल निकालने की पद्धति है और जो खगोल विज्ञान की जानकारी है वो इन किताबों में दी है। ठीक है, याद रखिएगा, रट्टा मत लगाया कीजिए और इसको बार बार दोहराया करें। ठीक है, बार बार पढ़ा करें। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं ब्रह्मगुप्त। कौन है लेखक? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, आगे है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए प्रतिपादन किया ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, जल्दी से हमारे 5000 के हो जाएं, फिर आगे हम बहुत सी चीज़ें जो हैं लेकर आएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बड़ी ही देखिए दुख की बात है, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रह्मगुप्त ने किया। अगला प्रश्न है, पाल काप्य ने हस्त आयुर्वेद ग्रंथ लिखा जो किसकी चिकित्सा से संबंधित था? देखिए जो एक हमें ऐसा ग्रंथ मिला है जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है वो है हस्त आयुर्वेद ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं पाल काप्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पारद का आविष्कारकर्ता कौन था? देखिए पारद का आविष्कारकर्ता देखें तो नारद था,
नागार्जुन था। और पारद का जो आविष्कार इन्होंने किया है, तो इन्होंने कई सारी जो धातुएं हैं उनको लेकर फिर पारद का आविष्कार किया है। तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति जो सुल्तानगंज से मिली थी बिहार से, वो कौन ले गए? यहाँ से अंग्रेज ले गए। कहाँ पर? इंग्लैंड के जो है आपके बर्मिंघम संग्रहालय है, इसको बर्मिंघमन संग्रहालय भी कहते हैं। ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किसने किया? कुमार गुप्त ने किया। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में क्या कहा गया? तो इसे दिनार कहा गया स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में। दशपुर मंदसौर में तंतुवाहों यानी कि जुलाहों की श्रेणी ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। हमें ये किससे पता चलता है? किस अभिलेख से? तो देखिए आपके जो कुमार गुप्त हैं, गुप्त काल के राजा, इनके मंदसौर अभिलेख से ऐसा पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। और ये पद कैसा होता था? ये आनुवांशिक पद होता था। ठीक है। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था क्या थी? निगम थी। हम क्या करेंगे? पूरे इतिहास को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, चाहे वो आप कोई नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसी वीडियोस बनाएंगे हिस्ट्री की। ठीक है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। शिल्प श्रेणियां जो होती थी वो किसकी सदस्य होती थी? वो निगम की सदस्य होती थी। आगे है निगम का प्रधान। निगम का प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी होता था। व्यापारिक कारवां का नेतृत्वकर्ता कौन था? सार्थवाह। ठीक है। व्यापारिक कारवां का नेतृत्वकर्ता सार्थवाह। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था उज्जैन। ठीक है। कौन सा था? उज्जैन। देखिए एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 8 तक मिल जाएगी आपको, और आगे हम 9, 10th को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए गुप्त काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था वो उज्जैन था। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों की, तो भड़ोच है, प्रतिष्ठान है, विदिशा है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, ताम्रलिप्ति है, मथुरा है, अहिछत्र है, कौशाम्बी है। ये सभी भी क्या थे? ये सभी भी गुप्त काल के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल थे। गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बताने हैं आपने। तो व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र की बात करें तो पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठन या पैठान, ये सभी जो थे व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे गुप्त काल के। गुप्त काल में किन देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध थे? चीन, श्रीलंका, फारस। ठीक है। अरब, इथोपिया, बैजेंटाइन। बैजेंटाइन क्या था भाई? ये रोमन साम्राज्य को कहते थे। ठीक है। और हिंद महासागर के द्वीप, जितने भी द्वीप थे ये सभी, इन सभी से हमारे जो है स्थायी सामुद्रिक संबंध रहे। चीनान शंकु क्या था? चीनान शंकु, देखिए ये चीना शंकु है। ठीक है। चीना, ये शय के ऊपर बिंदी आएगी। चीना शंकु जो था ये चीन का रेशम था और ये भारत के बाजारों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये था भृगुकच्छ। ठीक है। भृगुकच्छ यानी कि भड़ोच, भड़ोच को ही क्या कहते थे? भृगुकच्छ। और कैम्बे, सोपार और जो कल्याण थे वो भी हमारे पश्चिमी समुद्री तट के क्या थे? बंदरगाह थे। पश्चिमी समुद्री तट कौन सा? ये वाला। ठीक है। गोवा वाला, केरल वाला। और जो पूर्वी वाला है वो यानी कि आपके जो बंगाल की खाड़ी वाला है। ठीक है। गुप्त काल में पूर्वी तट के बंदरगाह थे। पूर्वी तट के बंदरगाह यानी कि आपके पश्चिम बंगाल की साइड वाले घंटशाला, कदूरा, गंगा के जो मुहाना है उस पर ताम्रलिप्ति, यहाँ पर ताम्रलिप्ति और आएगा साथ में, पूर्वी तट के जो है बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था ताम्रलिप्ति। और देखिए रघुवंश और जो 10 कुमार चरित्र है उनमें भी इनका जिक्र है ताम्रलिप्ति का। भारत में चीन, इथोपिया, अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से आयात होता था। देखिए चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत और अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़े आयात किए जाते थे। भारत से निर्यात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता था? आपके मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत और नील जो है निर्यात किए जाते थे।
यानी कि बेचे जाते थे। भारत आयात करता था, क्या आयात करता था? धातु, चिनान शंकु और घोड़े। गुप्त काल के प्रमुख कर, देखिए 4 प्रकार के कर थे, 3 मान सकते हैं आप इसको, भाग, भोग, ऊपरी कर और उद्रंग। देखिए भाग भोग जो थे, भाग की बात करें ये भूमि कर का 1/6 हिस्सा होता था, राजा को देना होता था। भोग की बात करें डेली जो यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी, और ऊपरी कर होता था और जो उद्रंग होता था ये भूमि कर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन, भू राजस्व जो होता था वो कुल उत्पादन का कितना होता था? 1/4 से 1/6 हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, और भू राजस्व जो होता था वो राज्य की आय का क्या होता था? प्रमुख स्रोत होता था। और जो भूमि कर की अदायगी होती थी वो नकद के रूप में देनी पड़ती थी, जिसको क्या कहते थे? हिरण्य कहते थे। और जो अन्न के रूप में दी जाती थी किसी भी, चाहे चावल है चाहे आपके गेहूं है, तो इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मेय। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत आया, कब आया भाई? ये आया 399 से 414 तक रहा। ठीक है, और इसने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, किसके बारे में? फाहियान ने गुप्त काल के बारे में लिखी हैं। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति से। दक्षिण भारत के, देखिए ये जो जानकारी पता चलती है युद्ध के बारे में दोनों की, इसमें हर्षवर्धन जो होता है ये हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। और इसके बारे में जो पुष्टि की है ह्वेनसांग ने भी की है, और जो आपके एहोल प्रशस्ति है पुलकेशिन द्वितीय की, ये भी ऐसा दिखाती है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 630 से लेकर 634 ईस्वी के बीच में हुआ था कहीं पर, और नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को क्या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहा गया है सकल उत्तर पथनाथ। ठीक है, सकल उत्तर पथनाथ कहा गया है किसको? यानी उत्तर भारत का स्वामी। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकल उत्तराईश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, किसकी उपाधियां थी? ये उपाधियां सभी हर्षवर्धन की थी। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज में विशाल सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो ये आयोजन देखिए 643 ईस्वी में हुआ था। कुछ बातें हम कर लें कन्नौज की विशाल सम्मेलन की। इसमें देखिए बौद्धों ने, ब्राह्मण ने, जैन ने और जो नालंदा के विद्वान थे इन सब ने भाग लिया था। सभापति की बात करें तो ह्वेनसांग जो था वो सभापति था। और ये जो सभा थी ये कितने दिन चली थी? ये सभा चली थी 23 दिन तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो महायान जो आपके था महायान, इसका प्रचार जो है प्रसार किसने किया? हर्ष ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्ष प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन कितने वर्षों बाद करता था? कितने वर्षों बाद करता था ये पूछा गया है। हर्ष जो प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन, देखिए जो कन्नौज वाली विशाल सम्मेलन था ये तो इसने किया था 643 में। जो प्रयाग वाला महामोक्ष परिषद था ये हर 5 साल बाद करवाता था हर्ष। और ह्वेनसांग के समय जो ये सभा हुई थी ये 6ठी सभा थी किसकी? हर्षवर्धन की। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है ये करवाता था। 643 ईस्वी में प्रयाग सभा का आयोजन हर्ष ने किया। ये हर्षवर्धन की कौन सी सभा थी? 6ठी सभा थी। ठीक है, और देखिए 75 दिन तक चली थी, 75 डेज तक। ठीक है, और इसमें 5 लाख से अधिक लोग जो हैं वो उपस्थित हुए थे। हर्ष के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो देखिए विद्वानों की अगर हम बात करें तो मैंने इनके ग्रंथ भी लिख लिए हैं। ठीक है, मयूर जो था, मयूर ने लिखा था मयूराष्टक और सूर्य शतक।
तो ये मयूर भी हर्ष के दरबार में था, हर्ष चरित्र और कादंबरी का लेखक बाणभट्ट भी इसके दरबार में था, भृतहरि, मातंग दिवाकर, जयसेन आदि ये मुख्य थे। ठीक है, दरबारी कवि, दरबारी विद्वान। हर्षवर्धन के समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? दो ही थे, नालंदा और वल्लभी। हर्षवर्धन के समय बलाधिकृत और महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था? देखिए, पैदल सेना के जो अधिकारी होते थे, बलाधिकृत छोटे होते थे, महाबलाधिकृत बड़े अधिकारी होते थे। हर्षवर्धन के समय लिपि प्रचलित थी। कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो इसके समय में एक चीज ये, अच्छा एक प्रश्न छूट गया, चलिए ये प्रश्न पहले देखते हैं। 3 कर थे हर्षवर्धन के समय, भाग, हिरण्य और बलि। उस समय कौन से थे? भाग, भोग और उद्रंग कर। ठीक है, ऊपरी कर गुप्त काल में। और हर्षवर्धन के समय भाग, हिरण्य और बलि थे। ठीक है, भाग की बात करें तो ये क्या था? भाग जो था वो भूमि कर था। हिरण्य की बात करें तो ये किसानों और व्यापारियों के लिए कर था जो कि नकद देना पड़ता था। और तीसरा था बलि। ठीक है, ये तीनों कर थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का जो हिस्सा होता था वो 6ठा हिस्सा होता था और नाव का कर भी लिया जाता था। तो ये भी चीजें याद रखिएगा, पूछ ली जाती हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय लिपि प्रचलित थी, ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। देखिए, 7वीं सदी का अगर भारतीय राजनीति का श्रेष्ठतम नायक देखें तो भाई वो कौन है? वो हर्षवर्धन है। ठीक है, एक आपको, आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे भारतीय इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की, वहाँ पर आपको हर्षवर्धन जो है वो मिल जाएंगे, मतलब उनकी जो वीडियो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। आप बढ़िया तरीके से हर्षवर्धन को वहाँ मैंने पढ़ाया है एक ही वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चोल साम्राज्य जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने वीडियो करवाई हुई है, बहुत बढ़िया, तो चोल साम्राज्य भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य भी आप वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोलों के विषय में पहली जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, यहाँ से पहली जानकारी, प्रारंभिक जानकारी, प्राथमिक जानकारी प्राप्त होती है। चोलों की प्रारंभिक राजधानियाँ थीं। प्रारंभिक की बात पूछ रहा है। देखिए, चोलों का आपको पता है कि एक तो बहुत पुराने समय से चोल चले आ रहे थे, फिर उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, फिर वापस ये उठते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे चोल थे। ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा जो इतिहास है वो धुंधला है, उसके बारे में इतिहास में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो पहले जो प्रारंभिक के चोल थे उनकी जो राजधानियां थी वो थी उत्तरी मंगलूर, और उसके बाद हुई उरैयूर, और उसके बाद हुई तंजावुर। ठीक है, चोल राजवंश का पहला शासक कौन था? उरवपहरेर इलंजेतचेन्नी, ये पहला शासक था। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना है, इसके बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा, 3 चीज़ें। एक तो ये पहला शासक था, दूसरी बात इसकी जो राजधानी थी वो थी उरैयूर, और तीसरी बात कि ये सुंदर सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सुंदर सुंदर रथों के लिए जो है प्रसिद्ध था। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? करिकाल था। ठीक है, फिर है चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? द्वितीय संस्थापक की बात करें तो विजयालय था। देखिए, जो करिकाल था, ठीक है, इसने कावेरीपट्टनम को जो है अपनी कावेरीपट्टनम जो था उसको, उसकी स्थापना की थी, और उरैयूर जो था, उरैयूर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो था वो विजयालय था। देखिए, पल्लवों का जो अवशेष था वहाँ पर चोल शक्ति जो है उसका पुनरुद्धार होता है। ठीक है, और द्वितीय संस्थापक होता है विजयालय। फिर है कावेरीपट्टनम यानी पुहारपत्तनम की स्थापना किसने की? पुहारपत्तनम की स्थापना करिकाल ने की है, जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता था। ठीक है, महान शासक था प्रारंभिक चोलों का। तंजौर को उरैयूर के स्थान पर अपनी राजधानी किसने बनाया? विजयालय, जो कि द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बाद की जो चोल शाखा है इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, और तंजौर को उरैयूर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। पांड्य शासकों से तंजौर को जीता था विजयालय ने।
मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का, क्योंकि मदुरै कोंड की उपाधि चोल नरेश परांतक प्रथम ने ली थी। ये महत्वपूर्ण शासक था परांतक प्रथम, और पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को परास्त करके इसने क्या किया? मदुरा पर अधिकार कर लिया और मदुरै कोंड की उपाधि जो है, मदुरा को जीतने वाले की उपाधि धारण कर ली। तंजौर में राजराजेश्वर के मंदिर का निर्माता कौन था? राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम। राजेश्वर जो राजराजेश्वर मंदिर है, ठीक है, ये किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। और इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो इसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 985 से लेकर 1014 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये उपाधि धारण की थी चोल नरेश राजेंद्र प्रथम, जो महान शासक था चोलों का। ठीक है, इसने क्या किया? गंगा घाटी का जो सफल अभियान था उसको कंप्लीट किया। किसके जरिए? अपने हाथी की सेना लेकर, पूरी हस्ती सेना ये लेकर गया, गंगा घाटी को पूरा जीत लिया, बंगाल को, उड़ीसा को, बिहार, ये सारे एरिए को जीतने के बाद इसने कावेरी तट पर गंगई कोंड चोलपुरम एक की स्थापना की, जिसको अपनी राजधानी बनाया, और गंगई कोंड चोल की जो है उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उत्तर पूर्वी पूरे भारतीय प्रदेश को हाथियों की सेना से जीता, और सबसे बढ़िया अगर हम बात करें नौसेना शक्ति थी तो किसकी थी? चोलों की थी। 2500 द्वीपों पर कब्जा किया था चोलों ने अपनी इस नौसेना शक्ति के जरिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य किसको कहा जाता था? श्री विजय साम्राज्य कहा जाता था आपके शैलेंद्र शासकों को। ठीक है, शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया और अधिकार कर लिया किस पर? जावा, सुमात्रा, मलाया, प्रायद्वीप पर, यानी कि आपके जो इंडोनेशिया वगैरह वाला एरिया है वो सारा जो आपके मालदीव वगैरह हैं वो सारा जीत लिया। चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? वीर राजेंद्र ने स्थापना की। कुंडल संगमम का युद्ध पूछा जाता है कि किनके और किनके मध्य हुआ? तो चालुक्यों और चोलों के मध्य हुआ था। जीत हुई थी चोलों की। चोल संगठन में राजा के विश्वसनीय अंगरक्षक क्या कहलाते थे? वल्लकोर कहलाते थे। चोलों की झील कहलाती थी बंगाल की खाड़ी। देखिए, पूरे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र जो है जीत लिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, प्रायद्वीप ये सारे जीत लिए। तो ये क्या करते थे? रोज ही युद्ध अभियान में चले जाते थे। इसका मतलब इन्होंने झील बना लिया था पूरी बंगाल की खाड़ी को, और इस बंगाल की खाड़ी को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया? गांगेय क्षेत्र को जीत लिया। सिंहल द्वीप यानी कि आपकी श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी पार करके जावा को जीत लिया, सुमात्रा को जीत लिया, मलाया को जीत लिया। इन सबको जीतने की वजह से ये झील कहलाती थी चोलों की, बंगाल की खाड़ी। मुख्य चोल बंदरगाह कौन कौन से थे? महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम जो है मुख्य चोल बंदरगाह थे। चोल काल में काशू क्या कहलाता था? काशू जो होता था, देखिए एक सोने का सिक्का होता था, और जब भी किसी को आर्थिक दंड दिया जाता था उसको काशू देना पड़ता था, यानी कि सोने का सिक्का देना पड़ता था। चोल काल में भूमि कर जो होता था वो उपज का 1/3 हिस्सा होता था। मिलान करना है, मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए जल्दी से लगाएं। आयम क्या था? राजस्व कर था। मनईरे क्या था? ग्रह कर था। ठीक है, कढ़ईरे क्या था? ये था आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। मग्न में ये क्या था? ये व्यवसाय कर था। और ये तो आपको याद रह ही जाएगा, आजीविकाशु यानी कि आजीविका पर लगने वाला कर। चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। ठीक है, और जो प्रशासक होता था उसको मुडाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मुडाली। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चोल काल में प्रांतों का विभाजन बताइए। तो सबसे होता था बड़ा वलनाडु यानी कि कोट्टम से छोटा नाडु यानी कि जिला, और उसके बाद कुर्रम यानी कि ग्रामों का समूह, और सबसे छोटा ग्राम।
चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता, प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ग्रामीण और जो नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता होती थी वो चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए इतने बड़े साम्राज्य को संभाल रहे हैं, इतने सारे द्वीपों पर आपने क्या किया है, अपना कब्जा किया है, तो किसके जरिए, अपनी नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वायत्ता के जरिए। उर सभा या महासभा, नगरम, ये क्या थी, ये चोल काल की प्रतिनिधि संस्थाएं होती थी। ये क्या करती थी, ग्रामों नगरों का प्रशासन देखती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नयनार और आलवार का उद्भव हुआ। चोल काल में उद्भव हुआ। नयनार शैव थे, आलवार वैष्णव थे। आप कमेंट करके बताइएगा क्या वास्तव में उद्भव जो है चोल काल में हुआ था। ठीक है, चोल स्थापत्य की प्रमुख देन बताइए। मंदिर निर्माण कला जो है चोल स्थापत्य के, आप मंदिर देख लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया मंदिर हैं। तो जो मंदिर निर्माण है वो चोल स्थापत्य की प्रमुख देन है। चोल स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष माना जाता है, ये माना जाता है तंजौर में स्थित राजराज प्रथम का राजराजेश्वर मंदिर, या उसी को कहा जाता है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, और अगर इसके निर्माण कार्य की बात करें, इसका निर्माण हुआ है 1003 ईस्वी से लेकर 1111 ईस्वी तक। किसने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, सभी बढ़िया प्रश्न मैंने लिए हैं जो प्रश्न आ सकते थे। ठीक है, चलिए चोल कला का प्रभाव पड़ा, ये पड़ा भाई इंडो चीन में, सुदूर पूर्व के देशों पर। यानी कि अंकोर वाट का मंदिर आप जो देखते हैं उस पर किसकी छाप है, चोल कला की। ठीक है, कंबन किसके दरबार में थे, चलिए जी चोल साम्राज्य यहीं तक था। अब आ गया विजयनगर साम्राज्य। कंबन जो था वो कुलोतुंग तृतीय के जो है दरबार में था। ठीक है, कंबन की रचना बतानी है, नहीं सॉरी, ये तो भी चोल काल ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कंबन जो है कुलोतुंग तृतीय के दरबार में था, और जो कंबन की रचना है वो है रामावतार। किसका काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है कुलोतुंग तृतीय का काल। मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य, यहाँ से शुरू होता है आपका विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य जो था इसका मतलब क्या था, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ इसका था जीत का शहर। ठीक है, देखिए तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था विजयनगर। ठीक है, और पहला हिंदू साम्राज्य था मध्य युग का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके आसपास जो सत्ता थी मध्य युग में मुसलमानों की, उनको, ठीक है, उनको हरा कर इन्होंने क्या किया, अपनी एक सत्ता कायम की। साम्राज्य के रूप में रहा विजयनगर साम्राज्य, बहुत सालों तक रहा। ठीक है, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या उसने सुने। ये किसने कहा है, ये किसने लिखा है, ये लिखा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में जो है स्थापना की थी। पहले हरिहर शासक बना, फिर बुक्का शासक बना। विजयनगर के किस शासक के समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया, तो देवराय प्रथम के समय में आया था निकोलो कॉन्टी, और ये 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक भारत में रहा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके समय में विजयनगर आया, जिसने लिखा था कि ऐसा भव्य शहर मैंने जो है पहले नहीं देखा, या जो उसने देखे सुने थे उनमें सबसे भव्य शहर लगा, तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय में भारत। सालुव वंश का संस्थापक कौन था, सालुव वंश का जो संस्थापक था वो था, एक सेकेंड, नरसिंह सालुव। ठीक है, नरसिंह सालुव जो था वो 1485 ईस्वी में क्या बनता है, शासक बनता है, मतलब स्थापना करता है सालुव वंश की। तुलुव वंश का महानतम शासक कौन था, वो था कृष्णदेव राय। यवन राज स्थानाचार्य की उपाधि किसने धारण की, कृष्णदेव राय ने।
किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की? डोमिगोस पायस। कृष्णदेवराय के समय पुर्तगालियों के साथ हमारे संबंध बहुत ही बढ़िया थे, तो इन्होंने विजयनगर की यात्रा की। तेलुगु साहित्य के 8, ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वान किसकी सभा में रहते थे? तो कृष्णदेवराय की सभा में रहते थे। देखिए कृष्णदेवराय खुद संस्कृत का जो है विद्वान था, तो उसने रचनाएं की हैं, साथ ही ये तेलुगु का भी विद्वान था। मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? विजयनगर के शासकों को। तेलुगु रचना आमुक्त माल्यम है किसकी? कृष्णदेवराय की। ठीक है, और ये जो रचना है ये तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। ठीक है, इतना बढ़िया लिखता था ये। आगे है जामवंती कल्याणम, संस्कृत नाटक के लेखक कौन हैं? तो इस संस्कृत नाटक के लेखक जो हैं वो हैं आपके कृष्णदेव राय। तेलुगु कविता के पितामह अलसानी पेद्दन, ये कहाँ पर रहते थे? किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पांडुरंग महात्म्य के लेखक कौन थे? पांडुरंग महात्म्य के लेखक थे तेनालीराम। आता था टीवी पे सीरियल पहले टाइम में तेनालीराम, और ये किसकी तुलना की जाती है तेनालीराम से? बिरबल की तुलना की जाती है। ठीक है, तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और इसने रचना कौन सी की है? पांडुरंग महात्म्य। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन से हैं? हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, सायन जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में था, उसकी रचना बतानी है, तो संगीत सार जो है उसकी रचना थी सायन की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक आपके रचनाकार हैं। विजयनगर के शासकों का उद्देश्य क्या था? एक तो इस्लाम के प्रभाव से मुक्त रखना, हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में कहाँ देखे जा सकते हैं? जो वर्तमान कर्नाटक राज्य है उसके हम्पी में। तेलुगु कविता के पितामह अलसानी पेदन की रचना क्या है? कौन सी है? सवरोचित संभव। तो आज के लिए इतना ही, 100 प्रश्न हो गए हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम आरबीएससी का 3rd चैप्टर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों को शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।